नेक्स्ट देखने मतलब सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ठीक है, थर्ड चैप्टर उसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेकेंड यूनिट में हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसमें किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ चार्ज। मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो जिसमें हम रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम स्टडी करेंगे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ ए मूविंग चार्ज, है ना। मतलब मूविंग चार्ज, वही करंट, उसमें प्रोड्यूस होने वाला रेजिस्टेंस, और मूविंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है वो सब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हम है ना इनिशियली से थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस है। इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे अभी। ठीक, तो सबसे पहले तो कंडीशन देखे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की, है ना। हम वैसे उधर समझ चुके हैं कि हमारे पास जैसे दो कंडक्टर है ना, और दो कंडक्टर जिन पर पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे एक पर हम बताते थे कि एक पर हाई पोटेंशियल है ना, एक पर लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो इनके बीच में क्या होने लगेगा? फ्लो ऑफ चार्ज होने लगेगा। मतलब सीधे सीधे कहें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे होता है। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज का फ्लो होना ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ना। मतलब सबसे पहले तो कंडीशन हमको समझ में आई कि करंट फ्लो होने के लिए, चार्ज फ्लो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी। मतलब दो कंडक्टर या किसी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो हो पाएगी, जैसे भी कंडक्टर हम दिखा रहे हैं तो कंडक्टर पर करंट कब फ्लो हो पाएगी? ठीक है, जब इस कंडक्टर पर हम क्या अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसके एक एंड पर हाई पोटेंशियल लेकर आए, दूसरे एंड पर लो पोटेंशियल लेकर आए, तब इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, है ना। ये तो हमारी क्या बात हो गई? करंट फ्लो होने की कंडीशन। ओके, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बिना चार्ज फ्लो नहीं होगा, या हम कहें करंट फ्लो नहीं होगी। अब ठीक है, यहाँ पर और कुछ टेक्निकल वर्ड याद रख ले। जैसे हमारे पास ये कंडक्टर था, है ना, और इस कंडक्टर पर हमने एक सर्किट में बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी और ये स्विच को हमने इसे ऑन कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने स्विच को ऑन किया या हमने की प्लग कर दी वहां पर, तो इस कंडक्टर के दोनों एंड पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक एंड पर हाई पोटेंशियल, दूसरे एंड पर लो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे कहें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो टेक्निकल वर्ड में हम क्या कहेंगे कि सर्किट किसमें है? सर्किट क्या कहलाएगा? क्लोज्ड सर्किट। मतलब उसमें अगर करंट फ्लो होती है तो वो किसमें कहलाता है? वो क्लोज सर्किट है। अब जैसे हमने की यहाँ पे ओपन कर दी, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है, तो करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट बोलते हैं, है ना। तो अभी हमने सिर्फ जनरल तो मतलब ठीक है, ये कंडीशन देखी कि करंट कब फ्लो होगी, उसकी कंडीशन देखी बस। ठीक है, अब बात आती है करंट किसको बोलेंगे। ठीक है, करंट का तो मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जहां पर भी चार्ज फ्लो कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या बन रही है? करंट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, करंट को मेजर कैसे करते हैं, उसको देखो। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने, मैं आपसे दो कंडीशन पूछता हूँ। ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, है ना। सबसे पहले बात तो ध्यान रखें कि कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें होगी, है ना। कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या होगा? तो कंडक्टर्स के अंदर पे दो चीजें होगी। एक तो पॉजिटिव आयंस होंगे, और दूसरा क्या होगा? जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही उसमें क्या भी रहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब अभी सिर्फ करंट पे हम आ रहे हैं कि करंट किसको बोलेंगे, पहले उससे पहले कुछ चीजें जानने हैं, है ना। तो हर मटेरियल हमको पता है किससे मिलकर बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से, इनसे मिलकर बना है। और हर एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट में, और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर होता है ना, जैसे ये दिखा। ठीक है, तो अभी जब हम इस कंडक्टर पर एनर्जी देंगे या इसको रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, तो इस कंडक्टर के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? बाहर आ जाएंगे, तो उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर या एटम को छोड़कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस एटम से वो बाहर निकल गया वो एटम हमारा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। और वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतने ही क्या हो गए? पॉजिटिव आयंस हो गए। तो इस तरह से पॉजिटिव आयंस और क्या होते हैं कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां पर पॉजिटिव आयन फिक्स रहते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन मोशन नहीं करेंगे, वो तो एक दूसरे से क्या है? इंटरमोलिकुलर से बंधे हुए हैं फोर्स से। लेकिन चलने के लिए फ्री कौन रहता है?
फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, है ना, तो जब हम इस पर अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे हैं, हमने इस पर कोई एनर्जी नहीं लगाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगी, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने से मतलब सिर्फ हम उसकी मोशन को समझने के लिए इसे बता रहे थे। जैसे हम गैस के मॉलिक्यूल कैसे मोशन करते हैं, रैंडमली कोई भी किधर भी जाएगा, उसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की मोशन को समझने के लिए हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैस, है ना। तो जिस तरह से गैस का मॉलिक्यूल मोशन करेगा, किधर भी जाएगा, किसी भी कंडीशन में जाएगा जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन भी रैंडमली किधर भी मोशन करेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये तो हो गई कंडक्टर की बात की कंडक्टर में क्या क्या चीजें होती है। कंडक्टर हम वैसे उधर पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और ठीक उसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स चलने के लिए फ्री होते हैं, या उसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है, या करंट का फ्लो हो सकता है ना। अब ये तो हो गई बात कि कंडक्टर के अंदर क्या क्या रहेगा। तो कंडक्टर के अंदर अब हम माइंड में रखेंगे कि कंडक्टर के अंदर क्या है, पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखना यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे हमने कहा जो कंडक्टर के अंदर अब इलेक्ट्रॉन दिखा रहे, ठीक है, और हमने कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, है ना। अब मैं आपसे एक कंडीशन पूछता हूँ कि इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, है ना, इस कंडक्टर पे भी क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैंने सिर्फ 3 ही दिखाए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ आ गए, मतलब मोशन करते हुए आएंगे ये इस तरह से, है ना। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले कंडक्टर में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुए और रुक गए, ठीक। फिर इसमें आगे जो इलेक्ट्रॉन थे, ये थोड़े से आगे मोशन किए और रुक गए। फिर इसमें जो आगे इलेक्ट्रॉन थे, ये मोशन किए और ये रुक गए, ठीक है। मतलब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ हम उठकर नहीं आए, क्या हुआ मोशन, ये आगे डिस्प्लेस हो गया, ये थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो गया, ऐसा। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दोनों में करंट किस में बनी होगी, क्या इसमें इसमें करंट फ्लो हुई क्या, या इसमें हुई। इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चले, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन सीधे ये वाले एंड से मोशन करता करता ये एंड पर खो दिया। और इसमें क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे खिसक गया, इसको उसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा और आगे खिसक गया, ऐसा, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखो, एक टॉपिक है ना, टर्म्स और बता दो, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, ये वर्ड हम यूज करेंगे। क्रॉस सेक्शन जो परपेंडिकुलर एरिया को बोलते हैं, परपेंडिकुलर एरिया टू द लेंथ, मतलब जैसे लेंथ है, उस लेंथ का परपेंडिकुलर एरिया। जैसे ये हमारे पास इसकी ये चौक है, ये चौक की क्या होगी, लेंथ, तो इसका परपेंडिकुलर एरिया जो ये वाला रहेगा सामने से देखने पे, तो ये वाला जो हमको सर्कुलर दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। या सिर्फ शॉर्ट में क्या भी बोल सकते हैं हम, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ऐसे कितने क्रॉस सेक्शन मान सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट हम इसमें क्या मान सकते हैं, क्रॉस सेक्शन, जैसे, है ना, और ये कंडीशन क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टर किन किन से मिलकर बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो आपके सामने कंडीशन रखी थी कि इसमें कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूरा तो मोशन करते नहीं आया, मतलब ये वाले एंड से चलकर यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन ये वाले कंडक्टर ने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार कर लिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार कर लिया, यहाँ पर यहाँ वालों ने इसको पार कर लिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चलकर आ गए, है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा कंटिन्यूअस ये वाले एंड से यहाँ नहीं पहुंचे, बस थोड़े थोड़े क्रॉस सेक्शन पार करके आगे आगे बढ़ गए। तो अब यहाँ पर करंट इसमें फ्लो हुई होगी या इसमें फ्लो हुई होगी, क्या लग रहा है हमको कि करंट उसमें फ्लो हुई है, इसमें फ्लो, क्यों ऐसा, ठीक है। मतलब सबसे पहले ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि करंट, ठीक है, हम ऐसे ही सोचते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो ही हम करंट मानेंगे, जबकि ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से उठकर यहाँ आना जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल थोड़ा सा अपना क्या पार कर ले, आगे वाला क्रॉस सेक्शन ही पार कर ले। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, तो ये उठकर यहाँ नहीं भी आए, इन्होंने आगे क्रॉस सेक्शन पार कर लिया,
तो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में इन्होंने करंट बना दी, है ना। फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन अगला क्रॉस सेक्शन पार कर गए तो उसमें करंट इन्होंने बना दी, ठीक है। और बाकी आगे वाले क्रॉस सेक्शन में आगे वाले इलेक्ट्रॉन करंट बनाएंगे। तो हमको, ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज पूरे कंडक्टर से होना जरूरी नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज सिर्फ किस पर भी हो जाए, उसके क्रॉस सेक्शन पर हो जाए तो भी हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टर में क्या फ्लो हो गई, करंट फ्लो हो गई या चार्ज का फ्लो हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिमाग में है हमारे कि करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो पूरे कंडक्टर पर नहीं देखा जाता, चार्ज का फ्लो सिर्फ किस पर देखा जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गई कंडीशन कि करंट, इसको भी हम करंट मानेंगे। हाँ, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां तक आया तो इसमें भी क्या मानी जाएगी, करंट मानी जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां के इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना ही पड़ेगा तो ही करंट मानेगी। मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़े डिस्प्लेस आगे वाले आगे डिस्प्लेस हो गए तो भी क्या मानी जाएगी कि इसमें भी क्या बन गई है, करंट, और इसमें भी क्या बन गई है, करंट बन गई। मतलब हमारे सामने कंडीशन क्लियर हुई कि करंट फ्लो होने के लिए वहां के इलेक्ट्रॉन को यहाँ फ्लो होना आवश्यक जरूरी नहीं, सिर्फ वो थोड़े थोड़े डिस्प्लेस भी हो जाए तो करंट बन जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट अब किसको बोलते हैं हम, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो किसको ही बोला जाता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। अब फ्लो ऑफ चार्ज किस में देखा जाएगा, फ्लो है क्रॉस सेक्शन एरिया, और कितने टाइम में, क्योंकि चार्ज तो जो कंटिन्यूअस कितना भी फ्लो हो सकता है तो वो टाइम पर डिपेंड करता है ना, इसलिए हम उसको कितने सेकंड में लिमिटेड कर देते हैं, 1 सेकेंड। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ चार्ज तो इन 1 सेकेंड, ठीक है। अमाउंट सेकेंड डेफिनेशन भी लिख ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। द रेट ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये डेफिनेशन कहाँ से बनी हो हम आगे देखेंगे, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, वही है फिर चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर, चार्ज फॉर्म में टाइम, है ना। ये तो इसको हम इंडिकेट करते हैं आई से, और टोटल चार्ज क्यू, टोटल टाइम टी, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनदर फॉर्मूला के, आई इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी। मतलब अगर हमारे पास टाइम इंटरवल दिया, ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या है कि टोटल टी टाइम में टोटल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा हो, है ना। मतलब ये हम इस फॉर्मूले को एवरेज करंट का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टोटल चार्ज और टोटल टाइम की बात हो रही, और ये वाला फॉर्मूला मतलब बीच का कोई टाइम नहीं है ना, उसका एग्जाम्पल देखेंगे हमें भी, ठीक है। और बीच की कोई वैल्यू ऑफ चार्ज है, ठीक। फिर इसको हम और भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो, है ना, टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। ये हम देख चुके होते हैं, डी क्यू बाय डी टी का मतलब क्या होगा, है ना। मतलब अगर चेन छोटा हो तो हम उसको किससे इंडिकेट कर देते हैं, डी से इंडिकेट कर देते हैं ना। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम जनरली क्या पढ़ते हैं, जैसे करंट इज इक्वल, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या पढ़ेंगे, करंट किसके बराबर है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ चार्ज या डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर, है ना, डी बाई डी टी क्या बताता है हमको, है ना, या डी बाई डी एक्स, ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये क्या बताता है हमको, रेट ऑफ चेंज बताता है, उसका फिजिकल मीनिंग। हम इसको क्या भी पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो इसी के बेसिस पे लिखी है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक। तो करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले के यूजेस क्या क्या है, ठीक है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे हमको अगर ऐसा दिया है ना, हमको बोला गया क्योंकि टोटल, है ना, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना, टोटल 5 सेकेंड में 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमको यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है, तो सीधे सीधे कुछ नहीं, यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, 10/5 करंट हो जाएगी हमारी 2 एम्पीयर, है ना। फिर ये ऐसे बोला जाए कि किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट t1 पर, है ना, जब t1 हमने देखा तो 2 सेकेंड था, इस इंस्टेंट पर चार्ज, ठीक है, चार्ज q1
ठीक है, कितना था 10 कूलम, और टी टू टाइम पर या किसी अनदर इंटरवल पर 4 सेकेंड पर चार्ज हमने कैलकुलेट किया, तो चार्ज कितना आ गया यहाँ पर 18 कूलम आ गया। और ठीक है 18 कूलम आ गया। अब इस केस में हमको करंट निकालनी है, तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1, तो ऐसे 18 माइनस 10, ठीक है 4 माइनस 2, ये 8 बाय 2 करंट होगी और एम, मतलब उसके यूजेस बता रहा हूँ मैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। ठीक है, ऐसे फिर अगर हमको ऐसा दे दिया गया एट एनी इंस्टेंट, ठीक है एट एनी इंस्टेंट चार्ज कितना है 2 t स्क्वायर प्लस 3 कूलम, है ना। तो करंट क्या होगी, है ना, देन करंट कितनी होगी। ओके, ऐसा की मतलब हमारे पास अब चार्ज के लिए एक इक्वेशन दे दिया उसने। अब यहाँ पर क्या करंट कैसे निकालेंगे, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो थर्ड वाला, मतलब कौन से टाइम पे चार्ज दिया है ना, इंस्टेंट पर है, तो ये जो है छोटा टाइम है ना, तो ये क्या कैसा ही चार्ज कहलाएगा हमारा। ठीक है, ये करंट की कौन सी वैल्यू कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगी। ओके, मतलब किसी इंस्टेंट पे, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब सीधे सीधे चार्ज दिया है तो आप उसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो करंट कितनी आ जाएगी डी, है ना, डी बाई डी टी, क्यू की डिफरेंशिएशन करें 2t स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो कितना आ जाएगा 4, है ना, ये 4t और 3 का डिफरेंशिएशन 0, है ना यहाँ पर, और ये हमारी करंट की वैल्यू टाइम टी पर इतनी करंट होगी। और अगर हमको इसमें और जोड़ दिया जाए कि 8t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, करंट कितनी होगी, तो 2 सेकेंड पर करंट कितनी आएगी, तो टी की जगह क्या रख दो फिर आप ऐसे, मतलब उसके एग्जांपल बता रहा हूँ, कैसा सिस्टमेटिकली नहीं करना है, बस आपको यूजेस मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि कौन से फॉर्मूले का यूज कहाँ होना है। तो ऐसे इक्वेशन दे दी है, 10 इंस्टेंट के इक्वल टू इतना है, और इंस्टेंट टी पर करंट क्या होगी, तो इंस्टेंट टी पर करंट इतनी होगी, और हमसे ऐसा बोल दिया जाए कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट कितनी होगी, तो पहले हम टी सेकेंड पर क्या निकालेंगे करंट, फिर टी की जगह कितना रख देंगे यहाँ पे 2 सेकेंड। तो अगर 2 सेकेंड पर करंट पूछ रहा है तो आई कितना हो जाएगा हमारा 4 × 2 कितनी हो जाएगी 10 एम, है ना। तो इस तरह से इन फॉर्मुलेस के यूजेस होंगे। ठीक है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम हमने नहीं लिखा, बस समझने के लिए। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट। फिर नेक्स्ट यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट क्या बन जाएगी, उसके फॉर्मूले से निकल जाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम से। तो चार्ज की ऐसा यूनिट कितने होंगे कूलम, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, है ना, कूलम पर सेकेंड। लेकिन जनरली जो हम उसकी कूलम पर सेकेंड यूनिट ना यूज करके ज्यादातर ऐसा ही सिस्टम में क्या यूज करते हैं एम्पियर। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी एम्पियर होगी, मतलब दोनों ही ऐसा यूनिट है उसकी, मोस्टली हम एम्पियर वाली यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ से हमने यूनिट पढ़ ली उसकी, अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं किसको, 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए इसमें सबकी वैल्यू 1 1 ले लें, है ना। 1 एम्पियर ये कितना हो जाएगा 1 कूलम, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कूलम क्या है, फ्लो होने वाला चार्ज, 1 सेकेंड क्या है टाइम, कितने टाइम तक चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, if 1 coulomb charge is flows for 1 second through a conductor, then current in conductor is called 1 ampere, है ना। तो डेफिनेशन मैं नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना, उसको क्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप डिफाइन कर लेना, if 1 coulomb charge flows for 1 second, then current is called 1 ampere। ठीक है, अब यहाँ से जब हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर लिया, 1 एम्पियर पढ़ लिया, फिर एक डेफिनेशन और है उसकी, हम सेकेंड डेफिनेशन और किसके बेसिस पे बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो इसके बेसिस पे हो गई, दूसरा जो किसके बेसिस पे, हमको पता है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। हम पढ़ चुके उधर एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर कितना चार्ज बनेगा, 1 कूलाम बनेगा। तो हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर से, है ना, किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, है ना। तो कितने चार्ज फ्लो होगा उसमें, 1 कूलम। तो करंट कितनी बनाएगा वो, 1 एम्प। तो हम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये इस बेसिस पे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशन में लिख देता हूँ, इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स flows conduction, ठीक है, then flows through a conductor in 1 second, ठीक है। टाइम इंक्लूड करने देंगे 1 सेकेंड, then time is called 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई, जो उसका फॉर्मूला था, ठीक है। 1 एम्पियर की एक डेफिनेशन और है जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डेफिनेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये एग्जाम में आती भी है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। अभी ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब, ठीक है, जो आपने मतलब 11 क्लास में एसआई सिस्टम पढ़ा होगा, और एसआई सिस्टम में हम कितनी यूनिट्स मानते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी 7 यूनिट मानते हैं, है ना। तो उसी में करंट की यूनिट भी क्या बनाई गई थी, एम्पियर बनाई गई थी। तो वहां साइंटिस्ट ने जो यूनिट बनाई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन तो ये भी पढ़ चुके हैं, इस बेसिस पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। लेकिन वहां साइंटिस्ट ने जो यूनिट बनाई कितने की, 1 एम्पियर की, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिट ऑफ या डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखना यहाँ पे, हम हालांकि ये आगे वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है ना, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में, ठीक है, वहां हम उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ शॉर्ट में याद रखो कि अगर हम, ठीक है, यूनिट लेंथ वाले या 1 मीटर लेंथ वाले 2 कंडक्टर्स पर, ठीक है, 1 मीटर लेंथ वाले 2 कंडक्टर, ठीक, कितने मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर रखते हैं। कहाँ पर, एयर और वैक्यूम। मतलब यहाँ पर तीनों 1 एम्पियर की तीनों डेफिनेशन एक साथ आ जाएगी फिर, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तब देखो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाई गई, क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये कंडक्टर है, पहला कंडक्टर, तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरी, अब कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना, जिसको हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। वो आगे चैप्टर्स में आएगा, बस अभी ऐसे जनरली याद रखो। तो हमने क्या देखा, पहला कंडक्टर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है, दूसरा कंडक्टर। तो दूसरे कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना, ठीक। अब सेम इसके अदर वाली कंडीशन, मतलब दूसरा कंडक्टर भी क्या करेगा, इसमें भी करंट फ्लो है ना, इसमें भी क्या है, करंट फ्लो है, और ये भी फिर क्या बनाएगा अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में पहला कंडक्टर रखा है, तो फिर इस करंट कंडक्टर पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो हमको क्या समझ में आया कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कंडक्टर पर क्या लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे। अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे। बस अब इतना ध्यान रखो कि करंट फ्लोइंग कंडक्टर अगर हम पास में रखते हैं तो उन पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों कंडक्टर्स में
इन दोनों कंडक्टर में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी, है ना, करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर होगी तो फिर इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। क्या समझ में आया हमको? ठीक है, देखना बेहतरीन। हमने 1 मीटर लेंथ वाले दो कंडक्टर्स को एयर और वैक्यूम में कितने मीटर की डिस्टेंस पर रखा, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा, और दोनों में कितनी करंट फ्लो की, 1 एम्पियर करंट फ्लो की। तो वो दोनों एक दूसरे पर डेफिनेटली कितना फोर्स लगाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। मतलब यहाँ हम 1 एम्पियर करंट की पहचान किसके बेसिस पे कर रहे हैं, फोर्स के बेसिस पे। अगर फोर्स इतना लगेगा तो डेफिनेटली उस कंडक्टर में करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। और अगर इससे कम फोर्स लगेगा तो करंट क्या होगी, 1 एम्पियर से कम, और इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो 1 एम्पियर से ज्यादा। मतलब 1 एम्पियर की पहचान किसके बेसिस पे बता रहे हैं हम, दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाले फोर्स, है ना। तो साइंटिस्ट ने इसी बेसिस पे डेफिनेशन बनाई। तो 1 एम्पियर करंट की पहचान क्या हुई, मतलब है ना, डेफिनेशन तो हम आ जाएगी हमको, पहले हमको जनरली तो समझ ले कि 1 एम्पियर की मतलब पहचान क्या हुई। अगर हमको बोला जाए कि 1 एम्पियर करंट को हमको डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, दो कंडक्टर ऐसे रख देंगे, है ना, कितनी लंबाई वाले, 1 मीटर वाले, ठीक है, 1 मीटर लंबाई वाले कंडक्टर, और कितनी मीटर की दूरी पे रखेंगे, 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे एयर और वैक्यूम में, और उनमें करंट को फ्लो करेंगे। और करंट फ्लो करने पे किसको कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। अगर फोर्स कितना निकल गया दोनों के बीच में, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों में कितनी करंट है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की पहचान हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं, फोर्स के बेसिस पे। क्या समझ में आया? अगर आपको कोई बोल दे कि 1 एम्पियर करंट पहचान के बताओ, तो हमारे पास क्या तरीका है, हम 1 मीटर लेंथ वाले दो कंडक्टर उठाएंगे, उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख देंगे एयर वैक्यूम में, और उनमें करंट फ्लो करेंगे, और किसको कैलकुलेट करेंगे, फोर्स। अगर फोर्स इतना आता है तो हम बोलेंगे कि दोनों में करंट कितनी है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट की पहचान क्या हुई, 1 एम्पियर। अब डेफिनेशन पे आ रहा है ना, तो 1 एम्पियर करंट कौन सी करंट, 1 एम्पियर करंट वह करंट है जिसको 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर जो एयर और वैक्यूम में कितने मीटर पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे होने पर, फ्लो करने पर एक दूसरे में कितना फोर्स लगा दे, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो करंट हमारी क्या कहलाएगी उसमें, 1 एम्पियर, है ना। फिर से बोल रहे, हिंदी में बोल सकते अपने आप इंग्लिश में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट कौन सी करंट, ये ऐसे बोल रहे कि 2 मतलब यूनिट लेंथ वाले या 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर एयर वैक्यूम में कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे रखे हैं, और उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगता है। तो उनके बीच में उनमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो कैसे लिखोगे इसको डेफिनेशन, ठीक है, इफ 2 फिर नेक्स्ट, है ना, सीजीएस सिस्टम में उसकी यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक, सीजीएस सिस्टम, है ना। और सीजीएस सिस्टम में अभी तक जो हम 2 यूनिट पढ़ते आए हर क्वांटिटी के लिए, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अब यूज नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कब यूनिट यूज होती है, बस जब चार्ज किस में हो, रेस्ट में। अब हम चार्ज मोशन की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद, है ना, सीजीएस सिस्टम में सिर्फ कौन सी ही यूनिट यूज होगी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बनाने का तरीका हमको पता है। जो ऐसा यूनिट होती है उसी के सामने हम क्या लगा देते हैं, एब वर्ड लगा देते हैं। तो एब एम्पियर हो जाएगा ये, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, एब कूलम, ठीक है, और बॉल में तो सेकेंड यूनिट, ठीक। तो ये रहेगा हमारे पास उसकी यूनिट, है ना, एब एम्पियर रहेगी। और अगर हम इसमें इसको डिफाइन करना चाहें एब एम्पियर को, तो सेम वही आ जाएगी, एब एम्पियर किसके बराबर, 1 एब कूलम 1 सेकेंड, है ना, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज रहने देना। तो 1 एब एम्पियर करंट कब कहलाएगी, कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाए, 1 एब कूलम चार्ज फ्लो हो जाए, तो करंट कितनी कहलाएगी कंडक्टर में, 1 एब एम्पियर, है ना। तो ये तो होगी इसकी
यूनिट। अब हम रिलेशन देख रहे हैं दोनों यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, ठीक है, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट, है ना। तो यहाँ से 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर किसके बराबर होगी, ठीक है। तो 1 एम्पियर जो, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर इसमें, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1/10 एफ एम्पियर आती है, ठीक है। मतलब ये रिलेशन है दोनों। तो बड़ी यूनिट कौन होगी, मतलब दो यूनिट लिखे हमारे पास करंट की, एम्पियर और एम एम्पियर। तो अगर हम डिफाइन करें कि एम्पियर बड़ी यूनिट है या एम एम्पियर बड़ी यूनिट है, जैसे हम उधर पढ़ते हैं ना, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है या मीटर बड़ी यूनिट है, तो कौन सी यूनिट बड़ी है, मीटर की सेंटीमीटर, मीटर बड़ी है ना। वैसे यहाँ पर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एम्पियर बड़ी यूनिट है करंट की या एम एम्पियर बड़ी है, लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, एक और लिख सकते हैं ना, में से 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 एम्पियर हो जाएगा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा 1 एम एम्पियर। अब इससे तो क्लियर हो ही जाएगा, क्या हो गया 1 एम एम्पियर कितने के बराबर, मतलब बड़ी यूनिट कौन है 1 एम एम्पियर बड़ी, मतलब 10 एम्पियर करंट बनेगी तब वो 1 एम एम्पियर के बराबर होगी। और फिर इसका क्या आएगा डायमेंशनल, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका कोई अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी ही, तो इसके डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करते हैं हम, किसे इंडिकेट करते हैं, एसिस। और अगर निकालना चाहे तो भी ए ही आएगा, है ना। कहाँ से निकाल सकते हैं अपन, यहाँ से, है ना। जैसे अगर हम उसके फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, Q/T। तो करंट चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT, अपॉन में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो AT से T कैंसिल, तो कितने में आएगा T। वैसे ही इसको निकालने की जरूरत नहीं होती, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, इसलिए उसकी डायमेंशन डायरेक्ट ए लिखी, ओके। तो ये था करंट, उसकी यूनिट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट बनती कैसे है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके इलेक्ट्रॉन की मोशन के बेसिस पर ही करंट का टाइप डिपेंड करेगा, है ना। अब करंट का इलेक्ट्रॉन कितनी तरह से मोशन करेगा कंडक्टर के अंदर, तो वो दो तरह की मोशन कर सकता है। तो एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, मतलब हालांकि मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन हमको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। अब ट्रांसलेशनल मोशन वो दो तरीके से कर सकता है ना। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या, कि वो सीधे सीधे अपनी पोजीशन क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा, एक तरह की मोशन ऐसी होगी, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल मोशन वो दो तरह से कर सकता है, दो तरह से कैसे करेगा, एक तो क्या रहेगा यहाँ पर, है ना, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब उसके पास दो तरीके हैं चलने के, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा, या फिर दूसरा उसी सेम डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे, ठीक है। और एक मोशन और होती है उसकी, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। तब देखो यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो करंट जो है, करंट का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको डायरेक्ट वेलोसिटी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी तो ध्यान रखो कि करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो करंट चेंज होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो करंट भी यूनिफॉर्म रहेगी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और एक बार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में वो करंट कैसी बनाएगा, ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, हम करंट की डायरेक्शन डिस्कस करना भूल गए। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन तो पढ़ दिया, है ना। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर है, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, स्केलर है, फिर भी हम उसकी डायरेक्शन क्या करते हैं, डिफाइन करके चलते हैं,
तो करंट की डायरेक्शन ध्यान रखो कैसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है, तो करंट किधर होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। या हम क्या बोल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, हाई पोटेंशियल से किधर की होगी, लो पोटेंशियल। ठीक है, उसमें लिख देना नोट्स में जो अपन ने करंट की डेफिनेशन लिखी थी वहां पे, उसके नीचे लिख देना करंट फॉर्मूले के नीचे, करंट इज स्केलर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। या फिर दूसरी डायरेक्शन में लिख देना इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में किसकी करंट डायरेक्शन मानी जाती है, करंट की। ओके, तब देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन दो तरह से चल सकता है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इधर चल रहा है सेम डायरेक्शन में, और उसकी यूनिक वेलोसिटी भी कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो करंट की डायरेक्शन भी हमेशा कैसी रहेगी, एक ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में बनेगी, है ना, मतलब डायरेक्शन उसकी एक ही रहेगी। अब दूसरा देखो, वेलोसिटी क्या है, कैसी वेलोसिटी से चल रहा है वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से इस तरह की जो करंट है ना, कौन सी करंट, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहे, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट भी दो तरह की हो जाएगी। यहां पर हमने क्या देखा, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, करंट की डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड कैसा, कांस्टेंट। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी रहेगी, डायरेक्शन कैसी होगी, सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है। तो कभी वेलोसिटी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही। तो वेलोसिटी कम ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर एसी करंट, सॉरी मतलब एसी से मतलब इस तरह की करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहे, सेम रहे, डायरेक्शन हमेशा, है ना, कांस्टेंट रहे, बस मैग्नीट्यूड क्या होता रहे, मैग्नीट्यूड मतलब कांस्टेंट रहे या चेंज होता रहे, इस तरह की करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, है ना। फिर डायरेक्ट करंट, फिर नेक्स्ट आ जाएगी अल्टरनेटिंग करंट, उसको भी हम समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या हो जाएगी, क्या डेफिनेशन बनेगी उसकी, करंट, ठीक है, द करंट whose magnitude, oh sorry, whose direction always remains same या constant, और whether the magnitude, चाहे magnitude, है ना, whether the magnitude is changes or not, है ना, whether का मतलब चाहे, तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना, बस डायरेक्शन हमेशा कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो इस तरह की करंट क्या कहलाएगी, है ना, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और शॉर्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, है ना। और फिर हमने डीसी के भी दो टाइप्स देख लिए, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ डीसी, है ना। तो इसके भी दो टाइप, एक क्या रहेगा, स्टडी डीसी, ठीक है, और दूसरा वेरिंग डीसी, ठीक है। अब स्टडी डीसी कौन होगा, वेरिंग डीसी कौन होगा, हमने जैसे वहां पर करंट के दो टाइप देखे, डायरेक्ट के, ठीक है, क्या क्या बोला कि जिसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, है ना। तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, स्टडी स्टडी डीसी। तो स्टडी डीसी कौन सी डायरेक्ट करंट को बोला जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। उस डायरेक्ट करंट को हम क्या बोलेंगे, स्टडी डीसी, है ना, दैट डीसी, ठीक है, दैट डीसी उस मैग्नीट्यूड, ठीक है, उस मैग्नीट्यूड एंड direction both are remains constant,
ठीक है, इज कॉल्ड स्टडी डीसी, है ना। और स्टडी डीसी का फिर एग्जाम्पल, मतलब ठीक है, स्टडी डीसी या डीसी करंट हमको कहाँ से मिलती है, ठीक है, करंट ऑब्टेन बाय बैटरी। ठीक है, मतलब हम घर में भी जो बैटरी या जो सेल यूज करते हैं, है ना, उससे मिलने वाली करंट वाली कौन सी डीसी होती है, स्टडी डीसी, बैटरी और सेल से मिलने वाली करंट, है ना। और इसको अगर हम ग्राफ पे बताएं, ठीक है, आईवी ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, तो इसका ग्राफ ऐसा बन, मतलब कांस्टेंट करंट निकालना है ना, इधर वी ले रहे हैं, इधर करंट, तो कैसा रहेगा, करंट की वैल्यू टाइम के साथ हमेशा किसी बन जाएगी कांस्टेंट, है ना, ऐसे। तो ये हो गया स्टडी डीसी। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्या हो जाएगा डीसी का, एक यहाँ पर हमने क्या देखा डीसी, इसकी डायरेक्शन तो हमेशा कैसी रहे, सेम, बस मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज हो। मतलब डायरेक्ट करंट के लिए क्या कांस्टेंट होना जरूरी है, डायरेक्शन कांस्टेंट होना जरूरी है ना, भले ही मैग्नीट्यूड क्या हो उसका चेंज होता रहे, है ना, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्या मिल जाएगी, देखो इसमें, ठीक है, दूसरा आ जाएगा वेरिंग डीसी। ठीक है, तो वेरिंग डीसी किसको बोलेंगे, दैट डीसी whose direction remains constant, ठीक है, and magnitude is changes। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिंग डीसी, है ना। और एग्जांपल इसका वेरिंग डीसी तो कहाँ से मिलती है, ठीक है, ये करंट ऑब्टेन बाय, करंट ऑब्टेन बाय डीसी डायनामो। ठीक है, डायनामो क्या है, एक डिवाइस है जो करंट बनाने के लिए यूज होती है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आगे वाले चैप्टर्स में, बस है ना, ये आप छोटी क्लासेस में डायनामो ये सब पढ़ चुके हैं ना, तो डायनामो का तभी तो नाम याद है कि हम आगे वाले चैप्टर्स में उसको पढ़ेंगे। तो डीसी डायनामो से जो मिलती है ऑब्टेन होती है करंट, वो हमारी क्या कहलाएगी, वेरिंग डीसी, है ना। और इसको अगर हम ग्राफ से बताएं, ठीक है, पोटेंशियल और करंट में ग्राफ बताएं, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल और करंट, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ क्या होगी, चेंज, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होते दिखा रहे, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी उसकी। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये तो होगी तो डायरेक्ट करंट, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा तरीका देखो चलने का, हमने अभी क्या बात की, इलेक्ट्रॉन कौन सी मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, है ना, तो उससे वो डीसी करंट आएगा। अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन सी भी मोशन कर सकता है, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, कंडक्टर के अंदर वो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन आप बोल सकते हो, ये करेगा। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये ऑसिलेशन तो मालूम है हम सबको, है ना। क्या होती है ऑसिलेशन मोशन, क्या होती है, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल ले लें, है ना, पेंडुलम को अगर हम यहाँ ले जाए इसे उसके इस एंड पे और यहाँ से उसको हम ऐसे छोड़ दे, रिलीज कर दे, तो वो क्या करता रहेगा, ये मोशन करता रहेगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन करेगा। इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन बोलते हैं। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के अंदर, है ना, कौन सी मोशन भी कर सकता है, ऑसिलेटिंग मोशन भी करता है, मतलब वो यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस बात पे, हमने जो पोटेंशियल लगाया है उस बात पे, मतलब अभी तो वो कैसे बनेगी करंट हम आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन पे फोकस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो कैसी मोशन करेगा, वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन। अब देखो ऑसिलेटिंग मोशन का हमको तरीका पता है कि यहाँ से क्या होगा, जैसे पेंडुलम के एग्जांपल से समझो, है ना, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, यहाँ पर लेके गए रुका हुआ है, अब यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे आएगा मेन पोजीशन पे, तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, बढ़ते जाएगी ना। ये हम तो सिंपल एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं, तो यहाँ से नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, मतलब यहाँ वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। और इसी को समझ लो ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, तो यहाँ से जो ये स्पीड पहले क्या होती चलेगी, बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जब वो मेन पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी वापस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, है ना, डिक्रीज होने लगेगी, डायरेक्शन उसकी मोशन की उधर ही रहेगी,
लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी और यहाँ पर पहुंचकर वापस वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। अब ये उसका हाफ ऑसिलेशन हुआ, आधा ऑसिलेशन, अब वापस कहाँ जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो फिर से वही पोजीशन, वेलोसिटी 0 से क्या होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर वापस 0। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेम इलेक्ट्रॉन भी करेगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, फिर पहले इस डायरेक्शन में जाएगा कंडक्टर के अंदर, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लो, तो करंट किधर बनेगी, उसकी अपोजिट में, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर कैसे चलेगा, ऑसिलेशन कर रहा ना वो, तो ऑसिलेशन करने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 से क्या होगी, मैक्सिमम, इधर चलते चलते तो वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी, तो क्या भी बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में चलते चलते वेलोसिटी क्या होगी उसकी, मान लो ये मेन पोजीशन है, मैक्सिमम हो गई, तो करंट भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और वेलोसिटी उसकी भी क्या होगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, तो करंट वापस क्या होगी, कम होने लगी। मतलब करंट की डायरेक्शन उधर ही है, लेकिन वैल्यू क्या हो गई है, 0 से इंक्रीज और फिर मैक्सिमम होकर वापस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से वापस रिटर्न जाएगा, तो जैसे ही वो इधर मुड़ेगा वापस किसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ऐसा ही चेंज होगा, है ना। करंट यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 वेलोसिटी पे होगा तो करंट भी 0 रहेगी, फिर इधर जाके उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर क्या हो रही है, 0, फिर मैक्सिमम से 0 होने के बाद करंट की क्या बदल गई, डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन बदलने के बाद फिर करंट की वैल्यू 0 से कहाँ हो रही है, मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से वापस क्या, 0। तो इस तरह की जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन की कौन सी मोशन से बन रही है, ऑसिलेटरी मोशन से या वाइब्रेशनल मोशन से, इस तरह की करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ठीक है, हमको सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करना है, उसके रीजन को नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, है ना, और अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में एसी बोला जाता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, द करंट, मतलब इसमें दोनों क्या होते रहेगा, सिर्फ दोनों, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड, है ना। तो क्या हो जाएगा, द करंट, करंट whose magnitude and direction, ठीक है, both are changes, ठीक है। और ये चेंज कैसा होगा, फिर पीरियोडिकली होगा। पीरियोडिकली का मतलब एक फिक्स्ड टाइम के बाद वही रिपीट होगा, है ना। तो इस तरह के चेंज को हम पीरियोडिकली चेंज बोलते हैं। तो बोथ आर चेंजेस पीरियोडिकली, इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ओके। और इसका एग्जांपल अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल कहाँ से बनने वाली, जो हमारे घर में जो करंट आ रही है वो किसका एग्जांपल है, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट को भी कौन ही प्रोड्यूस करता है, मतलब करंट प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस को डायनामो ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट ऑब्टेन बाय एसी डायनामो, ठीक है। और इसको अगर हम क्या बताएं, ग्राफिकली बताएं, इसका आईवी कर्व बताएं, ठीक है। तो आईवी कर्व या आईवी ग्राफ बताएं तो कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, ओके, ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट एक इंट्रोडक्शन की तरह हमने पढ़ा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनती है, क्या क्या होता है, ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मतलब अल्टरनेटिंग करंट पे पूरा के पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा कि करंट कौन कौन सी होती है, किस तरह की बनती है। तो अभी जो हम चैप्टर में बात करेंगे, है ना, वो कौन सी करंट के लिए सब पढ़ेंगे हम सब, नहीं, पूरा डीसी के लिए। मतलब जो भी हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जितनी भी चीजें, वो डीसी करंट को माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे। मतलब सारी चीजें डीसी के लिए रहेगी, अल्टरनेटिंग करंट अगले चैप्टर्स में आएगी, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ करंट, ओके।